नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, किसी भी किताब को समझने के लिए हम उसका प्रीफेस या भूमिका पढ़ते हैं, है ना? बस प्रस्तावना भी हमारे संविधान की वही भूमिका है। ये एक ऐसा पन्ना है जिसमें पूरे संविधान का सार, उसका पूरा दर्शन, उसकी आत्मा बसती है। ये हमें बताता है कि आखिर ये संविधान बनाया क्यों गया और ये भारत को एक देश के तौर पर कैसा बनाना चाहता है। भारत के एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालखीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र कहा था। और ये बात आप सोचिए कितनी सही है। जैसे एक आई कार्ड पर किसी इंसान के बारे में सारी जरूरी जानकारी होती है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान की पूरी पहचान करा देती है। तो चलिए आज इस पहचान पत्र को जरा और करीब से जानते हैं। प्रस्तावना को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि भारत में इस देश को चलाने की जो शक्ति है, जो अथॉरिटी है, उसका सोर्स क्या है। मतलब ये पावर आखिर आती कहाँ से है। तो सवाल ये है कि भारत में सुप्रीम कौन है? क्या हमारे राष्ट्रपति, जिनके नाम पर देश के सारे काम होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री, जिनके पास असल में सारी शक्तियां हैं, या फिर हमारी संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, या इन सबसे ऊपर हमारा संविधान? सोचिए जरा। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, संविधान। जी हां, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या संसद, हर कोई, हर संस्था अपनी शक्ति इसी संविधान से लेती है। संविधान से ऊपर कोई नहीं। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर संविधान सबको शक्ति देता है, तो फिर भाई संविधान को शक्ति कौन देता है? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? इस बड़े सवाल का जवाब हमारी प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छिपा हुआ है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि इस संविधान को बनाने वाले और इसे अपनाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के आम नागरिक, यानी हम और आप हैं। सारी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसे पॉपुलर सॉवरेनिटी भी कहते हैं। मतलब असली मालिक तो इस देश की जनता है, जिसने खुद को ये संविधान दिया है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि शक्ति का स्रोत हम लोग हैं। अब अगला सवाल ये है कि हम लोगों ने अपने देश के लिए सपना क्या देखा था? प्रस्तावना हमारे देश के चरित्र को, उसके नेचर को कैसे बताती है? प्रस्तावना में भारत की पहचान के 5 मजबूत स्तंभ बताए गए हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। एक बात पर गौर कीजिएगा, इनका जो क्रम है ना, वो बहुत सोच समझ कर रखा गया है। ये एक मजबूत राष्ट्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। चलिए एक एक करके इन भारी भरकम शब्दों का मतलब आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब किसी भी दूसरे देश का गुलाम या उसके अधीन नहीं है। हम अपने घर के मसले यानी हमारे आंतरिक फैसले और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते यानी बाहरी फैसले खुद लेंगे। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं है। हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी। देखिए, भारत का समाजवाद रूस या चीन वाला कम्युनिज्म नहीं है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है जो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित है। इसका मकसद गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। इसीलिए तो भारत में आपको सरकारी अस्पताल भी मिलेंगे और प्राइवेट भी, सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट भी। इसे ही हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब है कि राज्य यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। भारत का सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभाव की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता है। यहां सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दोनों शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में थे ही नहीं। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है। अगला स्तंभ है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसका सबसे आसान मतलब है जनता का शासन।
सरकारें आसमान से नहीं टपकती, उन्हें देश के आम लोग वोट देकर चुनते हैं। हम सीधे तौर पर शासन नहीं करते, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो हमारी तरफ से देश चलाते हैं। इसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और पांचवां और आखिरी स्तंभ है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी हमारे राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं होंगे जिनका बेटा ही अगला राजा बनेगा। नहीं, हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये पक्का करता है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी काबिलियत के दम पर सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है और हमारे देश का चरित्र कैसा है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये देखते हैं कि ये संविधान अपने हर एक नागरिक से क्या वादा करता है। ये हमारे संविधान के सबसे बड़े लक्ष्य हैं। प्रस्तावना अपने नागरिकों को 4 महान चीजें देने का वादा करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। याद रखिए, ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, ये वो मजबूत नींव हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। पहला वादा है न्याय का, और वो भी 3 तरह का। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे देश में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। दूसरा वादा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का। किस चीज की स्वतंत्रता? सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की। लेकिन ध्यान रहे, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। आप बोलने की आज़ादी के नाम पर देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। मतलब अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं। तीसरा वादा है समता यानी इक्वालिटी का। इसका सीधा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी को भी जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा। सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका दिया जाएगा। जैसे आईएएस या किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमने प्रस्तावना के बड़े बड़े आदर्शों और वादों को तो समझ लिया, लेकिन सालों तक एक बड़ा कानूनी सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में घूमता रहा। और सवाल था, क्या प्रस्तावना वाकई संविधान का हिस्सा है या बस एक खूबसूरत सजावटी पन्ना है? आइए इस दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामे को समझते हैं। तो सवाल यही था कि क्या प्रस्तावना को हमेशा से संविधान का एक जरूरी हिस्सा माना गया है, और इसका जवाब है नहीं। इस पर एक बहुत लंबा कानूनी झगड़ा चला, जिसे 2 ऐतिहासिक केस ने हमेशा के लिए सुलझा दिया। पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अभिन्न अंग है, और साथ ही मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मतलब संसद प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, पर उसकी आत्मा, उसके मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रस्तावना में बदलाव करने का रास्ता खुला। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतने सालों में हमारी प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, वो भी 1976 में 42वां संशोधन के जरिए, जब इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की पूरी कहानी। ये महान आदर्श, ये बड़े बड़े सपने 75 साल से भी ज्यादा पहले देखे गए थे। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस बदलती दुनिया में हमारी जिंदगी में ये शब्द कितने मायने रखते हैं? क्या हम आज भी इन आदर्शों पर चल रहे हैं? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े और भी विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।